तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? कहाँ के लोग का फेवरेट है राजमा चावल? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड? तो ये तो आपको पता होगा, सही आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब के लोग खाते हैं राजमा और चावल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। और ये बात याद रखिएगा कि इस वीडियो पे हम लोग इसका सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो ये वाला रहेगा 15 क्वेश्चन, ये कंटेंट वाला रहेगा, ठीक है। और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे ये सीडीपी वाले पेडागोजी वाला जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर इतना ज़्यादा रीच भी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। द डेट ऑन विच द अर्थक्वेक स्ट्रक इन भुज 26 जनवरी 2001, भुज इज इन विच स्टेट? ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को भुज में जो अर्थक्वेक आया था, तो भुज जो है कौन से स्टेट के अंदर आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर? सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात, ठीक है। गुजरात का ही हिस्सा कौन है? भुज है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर जो है ना मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 to 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं? मतलब कौन से स्टेट के जो लोग हैं ना अपना घर बम्बू के ऊपर बनाते हैं, ओके। और जो उनकी छत होती है ना, घरों की छतें जो होती है वो ढालू और फर्श और दीवारें जो होती हैं वो लकड़ी की बनी होती है। तो कौन से स्टेट के घर ऊंचे होते हैं? आंध्र प्रदेश, असम या उड़ीसा या केरला? सो द करेक्ट आंसर इज असम, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो 1000 बार आ चुका है, 1000 बार आ चुका है, ओके। तो असम इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, कितने घंटे चली, इसका पूरा मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगी, तो इसको यहाँ पे हम लोग स्किप कर देते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। मुक्तापुर इज़ अ विलेज ऑफ पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर वीवर्स एंड द क्लोथ दे वीव इज कॉल्ड द पोचमपल्ली। सो पोचमपल्ली इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो पोचमपल्ली के जो लोग हैं ना वो कपड़े वपड़े बुनने का ही काम करते हैं। तो पोचमपल्ली जो है वो कौन से स्टेट में है वो आपको बताना है। तो पोचमपल्ली जो है ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है और इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य के अंदर आता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द ट्रीज ऑफ ओनली वन काइंड डेट पाम आर सीन? ओके, मतलब कि नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं? कहाँ पे दिखाई देंगे आपको खजूर के पेड़? कांदाहार, कराची, बर्लिन या फिर अबू धाबी? क्या है आंसर आपका? सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी, क्योंकि जहाँ पे डेजर्ट होगा वहीं पे तो डेट होगा ना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। चलिए देखते हैं 68 वाला क्वेश्चन। भोपाल जो है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, 10 तारीख के भी पेपर में आया है, 11 में भी आया है, ठीक है। तो देखिए भोपाल जो है, भोपाल की अगर हम बात करें, इंडिया बना लूँ, देखिए ये बन रहा है हमारा इंडिया। तो देखिए भोपाल जो है ये हमारा गुजरात हो गया, नीचे महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे हमारा समझ लो भोपाल है, ठीक है। तो भोपाल जो है ना गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, सही बात है, पूर्व साइड में है, ओके। बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, ओके। भोपाल के ठीक दक्षिण मतलब नीचे हमारा बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? गांधीनगर की दिशा क्या होगी ये आपको बताना है,
ओके, तो क्या होगी गांधीनगर की दिशा? तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका साउथ, ये तो आपका साउथ हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ना, तो हमें किसका देखना है? बेंगलुरु के सापेक्ष, बेंगलुरु के सापेक्ष में गांधीनगर की दिशा आपको बताना है। तो गांधीनगर किस कहाँ पे आता है? पश्चिम में आता है, राइट। तो ये तो हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। और बेंगलुरु हमारा कहाँ पर है? पपाम पपा, बेंगलुरु हमारा नीचे है साउथ की तरफ। तो आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आंसर क्या होगा 68 का? दक्षिण पश्चिम। सॉरी, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन बताना है पीतल के बारे में, मतलब पीतल मतलब ब्रॉन्ज के बारे में, ठीक है। तो यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है, ठीक है। ये मिश्रित धातु है, किसका? कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री where the people grow is eatable such a coconut and tapioca in their courtyard and prepare their tasty foods using the two. This state is, मतलब उस स्टेट के बारे में बताना है जो लोग टैपियोका का इस्तेमाल करते हैं और नारियल का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कौन से स्टेट के हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो कॉमन सेंस की बात है, ये लोग कहाँ के होंगे? केरला के। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हुए आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। 71 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जो चांगपा आदिवासी जो लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति में टेंटों का उपयोग करते हैं और उस पर रहते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाता भी है। इन टेंटों का डिज़ाइन कितना साल पुराना है? 1000 वर्ष पुराना, 800, 100 या अत्यधिक आधुनिक? बताइए 71 का आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या है? 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो टेंट का जो डिज़ाइन है वो कितना पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। इन आर कंट्री देर आर, हमारे कंट्री में टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 28। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि पता ही है हमें कि मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। तो इधर हमारा इंडिया हो गया, अब ये हो गया हमारा BOB मतलब बे ऑफ बंगाल। अब हमें बे ऑफ बंगाल के स्टेट के बारे में पता करना है, ठीक है। तो उड़ीसा तो आएगा ही आएगा, क्या नहीं आएगा पहले वो कट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कर्नाटका है वो नहीं आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, राइट। महाराष्ट्र भी जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं आता। यहाँ पे केरला भी जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं आता। मतलब कॉमन सेंस की बात है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। चेरू डांस जो है ना, चेरू एक फोक डांस है। चेराओ एक फोक डांस है, वो कहाँ का है? उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिज़ोरम? ये तो आप आँख बंद करके ही टिक लगा के आएंगे एग्जाम में। सही आंसर क्या है इसका? मिज़ोरम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। हमारे देश में एक ऐसा भी क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है, समतल है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बर्फ़ से ढके हुए पर्वत भी है, सूखे ठंडे सपाट मैदान भी है। तो ये क्षेत्र भाई कौन सा है बताना है आपको। जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय, जिसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद पर्वत भी बोलते हैं ना, वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं, जिसे हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लेह और
लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल में बच्चे का जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का प्रकृति कैसा होता है? एकीकृत या पाठ्य पुस्तक आधारित, एकल विषय या फिर अनुपूरक? तो देखिए कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इंटीग्रेटेड, राइट। सारे सब्जेक्ट का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं? इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। देखिए ये भी सही है, किताबी शिक्षा से प्रस्थान ये भी सही है, रटने को हतोत्साहित करना है ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इतना सही हमको नहीं लग रहा है। ओके, सो देखिए BCD इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारे NCF के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ठीक है, क्या एम क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लाने का? तो विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को खोजपूर्ण एवं व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्रतिकर्ता के रूप में देखना। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों ही आंसर जो है सही है। एक निश्चित निकाय नहीं होना चाहिए तो ये गलत है, बाकी ABC जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू द पेडागोजी ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल? तो प्राइमरी लेवल में EVS की जो पेडागोजी है उसके बारे में सही क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक, या फिर इट इज़ अ बुकिश, इट इन्वॉल्व्स टीचर्स एज इंस्ट्रक्टर, या फिर इट फोकस रिट्राइवल प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्राइमरी EVS जो है ना, प्राइमरी लेवल में जो EVS है उस पेडागोजी का क्या काम है उसको बताना है आपको। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक। सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण है? इट इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक। ठीक है, चलो देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल चैलेंजिंग फॉर टीचर। टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो चुनौतीपूर्ण है, तो बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, अवधारणा का वर्णन करने के लिए, EVS पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो 80 का आंसर क्या होगा आपका? बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए EVS थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्यों है, इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि बच्चों के लिए रचनात्मक पहल करना ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वाला। निम्नलिखित में से कौन EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? मतलब बच्चा जो है ना किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा EVS को सीख सकता है? संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, या फिर विवरण? बच्चा जो है किसके माध्यम से सबसे अच्छा सीखेगा? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्टोरीज एंड द नैरेटिव्स। ऑप्शन नंबर 2 के माध्यम से बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में ईवीएस की थीम बताना है आपको कौन सी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर या फिर आवर नेचर। तो जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। इन ईवीएस लर्निंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग बाय डूइंग। राइट, बच्चा जो है करके सीखता है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इससे बच्चे का किस चीज़ का विकास होता है ये बताना है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। बताइए एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके तो साइकोमोटर स्किल के लिए या फिर मैनिपुलेटिव स्किल के लिए या हैंड ऑन एक्सरसाइज। तो देखिए ये तो सही ही है, राइट। इसके बाद डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल, टू डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल टू गिव हैंड ऑन एक्सरसाइज, रिमेंबरिंग द स्किल। तो ये डी वाला गलत है, ABC सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन इफ़, मतलब कि बच्चों को ईवीएस का सार्थक रूप से सीख दी जा सकती है। ओके बच्चे को ईवीएस का नॉलेज दिया जा सकता है अगर गतिविधियां आयोजित की जाती है या फिर गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है या शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है या फिर बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या होगा सही आंसर? 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B, C एंड D। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, इसको छोड़कर गतिविधियों पे हमें चर्चा करना चाहिए, संचालित करनी चाहिए, समूहों को जो भी कार्य दिया गया है तो टीचर को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। सो B, C, D इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला। इश्यूज ऑफ थीम प्लांट्स। थीम क्या है? प्लांट्स। कैन बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए मीनिंगफुल होगा कैसे? थीम बेस्ड वर्कशीट आर गिवन टू स्टूडेंट्स। अगर हम बच्चे को वर्कशीट देंगे तो मीनिंगफुल होगा। या फील्ड ट्रिप आर कंडक्टेड अराउंड द इश्यूज, या डेमोन्स्ट्रेशंस आर गिवन बाय द टीचर्स, या इनवाइटेड लेक्चरर्स फॉलोड बाय ग्रुप वर्क आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ओके बच्चे को कहाँ लेके जाना है? हमें फील्ड ट्रिप पे लेके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। बिसाइड ईवीएस टेक्स्ट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग में बी हाईली यूजफुल रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। मतलब ईवीएस के टेक्स्ट बुक को छोड़कर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईवीएस के लिए अच्छी होगी? न्यूज़पेपर्स, सर्वेस, ट्यूटर या फिर कम्युनिटी मेंबर्स। तो देखिए 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर भी सही है, सर्वे भी सही है एंड कम्युनिटी मेंबर भी सही है। टेक्स्ट बुक के अलावा बच्चों को यहाँ से नॉलेज मिल सकता है, ट्यूटर से कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। ओके सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ABD इज़ द करेक्ट। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि 15-15 डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो तुरंत ही 1-1 सेकंड में ही सॉल्व हो जा रहा है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन से मैंने करवा दिए हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बाकी है। तो इससे पहले आगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला। सोशो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू फूड थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्नड। मतलब कि भोजन की जो थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से सीखा जा सकता है, यदि सर्वेक्षण किया जाए तो सीखा जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सीखा जा सकता है, या यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं तब। तो कैसे सीखा जाएगा? 87 ओके
तो देखो हम क्या करेंगे, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से बच्चा जो है अच्छे से सीख सकता है भोजन के बारे में, सर्वेक्षण के माध्यम से और भ्रमण के माध्यम से भी। मीन्स ABC इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। क्या कहना चाहता है 88 वाला क्वेश्चन? EVS सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्यों ग्रुप में बच्चों को करवाया जाता है? क्योंकि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चे के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। EVS सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। सिर्फ एकमात्र ये प्रभावी रणनीति नहीं है, और भी बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जिसकी वजह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ABC इज़ द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ABC इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। इन असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, तो इन असेसमेंट मतलब आकलन में और स्वयं आकलन में सीखने के रूप में आकलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं 90 वाला क्वेश्चन, और ये अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। 90 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए, मीन्स फॉर रिव्यूइंग एंड मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। अब ये पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाली सब्जी बताइए। मतलब ये ऐसी सब्जी का नाम बताना है आपको जो बहुत प्राचीन काल से ही हम हमारे इस्तेमाल में ले रहे हैं। ओके, आलू टमाटर, पत्ता गोभी, आम और आम केला, या फिर मटर और केला। ओके, तो हम प्राचीन काल से ही जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्जी का नाम है आम और केला। वो जो फ्रूट का नाम है वो क्या नाम, उसका नाम है आम और केला। ठीक है, केले की सब्जी भी बनती है, कच्चा आम होता है उसका ही मुरब्बा वगैरह बनता है, तो इसलिए सब्जी में भी काउंटिंग करेंगे और फल में भी काउंटिंग करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? ठीक है, तो एक बच्चा है एलेक्स नाम का और वो केरल में रहता है, तो वो अपने आंगन में क्या उगाएगा? नारियल एवं टेपियोका, टेपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल, या फिर सरसों एवं चावल। तो क्या उगाएगा वो अपने आंगन में? नारियल एवं टेपियोका उगाएगा। ओके, क्योंकि वो कहाँ का रहने वाला है? केरला का, तो केरला में नारियल भी सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और टेपियोका जिसको साबूदाना कहा जाता है वो भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 63 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऐसे कीड़ों के बारे में बताना है आपको, या ऐसे जंतु के बारे में बताना है जो अपने समूह को ना गंध के माध्यम से सूंघते हैं। गंध, ओके, स्मेल के माध्यम से। तो बाज, पक्षी, चमगादड़, चील, रेशम का कीड़ा, चींटी मक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ या फिर कुत्ता। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि देखिए जो रेशम का कीड़ा है और जो चींटी है और मक्खी, पर मक्खी तो स्मेल से नहीं सूंघती है, राइट। तो आपका 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, ये जो तीनों है ना वो अपने स्मेल से ही अपने आने वाले जो उनका जो समूह होता है, उनको जो पार्टनर होते हैं उनको वो सूंघ लेता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। शबाना जो है वो अपने पिताजी को यातायात के लिए
खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। ओके, और उसके पिताजी खुशी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल या फिर साइकिल एवं मेट्रो रेल। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वो किसको देंगे, मतलब कौन से चीज़ को इस्तेमाल करेंगे अगर उन्हें जो भी खनिज तेल से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको बचाना है, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो? तो क्या होगा? साइकिल एंड मेट्रो रेल। ठीक है, अगर साइकिल से भी अगर उसके पिताजी जाते हैं तो भी वो खनिज तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मेट्रो रेल से जाएंगे तभी इसका बचत होगी, क्योंकि एक इंसान की तो बचत होगी ना, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो। ओके, मतलब ऐसी सामग्री उसको इस्तेमाल करना है जो पौधे से नहीं मिलेगी उसको। ओके, समर हैज़ टू सिलेक्ट फूड आइटम विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ही विल चूज़। क्या चूज़ करेगा वो? जो उसे पौधों से नहीं मिल रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है। देखो यहाँ पे दूध, अंडे और भुट्टा दिया, तो भुट्टा जो है वो तो मिलता है ना, पेड़ पौधों से ही आता है। दूध, शहद और अंडे, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेगा वो अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये पौधों से नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय अ ब्लैकस्मिथ। मतलब कि एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? किन चीज़ों को बनाता है एक लोहार? मिट्टी का मटका, ईंट, या फिर कुल्हड़, खुरपी, आरी, कुल्हड़, या फिर अंगूठी, आरी, चूड़ी, या फिर कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी। ओके, तो एक लोहार क्या बनाता है? तो आपको ना उसके नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि लोहार का मतलब क्या होता है, जो लोहे का सामान बनाता है, राइट। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्योंकि जो खुरपी, आरी या जो कुल्हाड़ी होती है वो लोहे की होती है और वो लोहार ही बनाता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन बनाने वालों को क्या बोलते हैं? कुम्हार बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है। ठीक है, कि बच्चा मेरा घर से बाहर ना जाए, घर के अंदर ही खेले, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, तो वह निम्न में से चुनेगी। कौन सा खेल चुनेगी अपने बच्चे के लिए? क्योंकि बच्चा जो है वो बाहर नहीं जा सकता है किसी भी कारणवश। ठीक है, तो बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए तो घर के बाहर जाना ही पड़ेगा, राइट। कैरम बोर्ड या फिर शतरंज या ताश, टेनिस, शतरंज या स्टैपू, छुपन छुपाई में भी बाहर जाना पड़ेगा बच्चे को। टेनिस के लिए भी बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे इतना बड़ा हम लोग अरेंज नहीं कर सकते, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है कैरम बोर्ड, कैरम बच्चा घर में बैठे बैठे खेल सकता है। शतरंज खेल सकता है वो हाथी घोड़ा वाला, और ताश भी खेल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है 67 के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट विथ अरेबियन सी। तो ये क्वेश्चन तो लाखों बार आ चुका है कि अरेबियन सी जो है उसके कोस्टल एरियाज़ में कौन से स्टेट्स आते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र। देखो उड़ीसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि उड़ीसा तो यहाँ पे आता है, राइट। इसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात। तो क्या इसका आंसर है? 67 का सही आंसर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र।
ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र भी यहाँ पे आता है। इसके बाद तमिलनाडु, केरला उसके नीचे, और इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु, राइट। जो उड़ीसा है हमारा इधर आएगा, जो आंध्र प्रदेश है वो हमारा इस तरफ आएगा, तेलंगाना भी हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। सॉरी, चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। ग्रेगर मंडल जो है मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज के बारे में उनका क्या प्रेक्षण था, मतलब उनकी क्या नॉलेज क्या था कि अगर जो स्टार्टिंग के जो बीज है वो हरे पीले हैं तो नेक्स्ट जनरेशन वाली बीज कैसी होंगी, उनके बारे में उन्होंने क्या बोला। उन्होंने क्या बोला, सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधे में हरे रंग के बीज थे, या सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो क्या है इसका आंसर, देखिए। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ज़्यादातर जो पौधे थे उसमें पीले बीज थे। ओके, कैसे बीज थे, पीले बीज थे। सो मोर प्लांट्स वर हैविंग येलो सीड्स। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में कौन सी चीज़ जो है वो घुल जाती है वो आपको बताना है। दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नमक या फिर साबुन, या चीनी, सिरका या फिर नमक। ओके, तो कौन सा आंसर सही होगा, मिट्टी का तेल। देखो, तेल जो भी होता है ना वो पानी में कभी भी नहीं मिक्स होता। इधर भी पेट्रोल है तो ये भी नहीं मिक्स होगा। ठीक है, तो देखो चीनी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। चीनी, सिरका और नमक, ये जो 3 चीज़ें हैं वो पानी में क्या हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलो देखते हैं 71 वाला क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आवर कंट्री इज़, मतलब पानी को बचाने के लिए या पानी का जल संग्रहण करने के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली डैश संरचना है। मतलब पानी को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल या फिर हैंडपम्प, क्या इस्तेमाल होता है। तो हम लोग पानी को बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बावड़ी इस्तेमाल करते हैं। ओके, बावड़ी जो होते हैं ना, तालाब जैसा होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फॉर एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवलिंग इन स्पेसशिप। जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करने हेतु अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, बिल्कुल गलत। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, बिल्कुल गलत। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, ये सही है। खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं, यस। तो देखिए एकदम सही आंसर क्या है 72 के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलेट हु इज अ सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। मतलब कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चित के प्रतीक है। ठीक है, पैरा एथलीट्स के बारे में आपको बताना है। नीरज चोपड़ा है या लवलीना बोरगोहेन है या साक्षी मलिक है या दीपा मलिक है। क्या है आंसर 73 का।
तो देखिए 73 का आंसर हो जाएगा आपका दीपा मलिक। ओके, दीपा मलिक जो है वो पैरा एथलीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। नागरकोइल एक्सप्रेस लेफ्ट अहमदाबाद एट, ये वाला क्वेश्चन अंत में करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। हरप्रीत वेंट ऑन अ ट्रिप विथ फैमिली टू पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र एंड कलेक्ट आर्ट वर्क फ्रॉम दो स्टेट्स। आइडेंटिफाई हरप्रीत्स कलेक्शंस फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। तो ये कौन से कलेक्शंस को इकट्ठा करेगी वो आपको बताना है। ओके, जो हरप्रीत है ना वो अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। ठीक है, और उन राज्यों के कला कार्यों को उसने संग्रह किया है। तो हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। इसने कौन सी चीज़ें लिए होंगे? पट्टचित्र, कलमकारी, मधुबनी, फूलकारी, कलमकारी, मधुबनी, कलमकारी, पट्टचित्र, वर्ली, या फिर फूलकारी, मधुबनी और वर्ली। क्या क्या उठाया होगा उसने, क्योंकि वो कहाँ कहाँ गई है? महाराष्ट्र गई है, बिहार गई है और पंजाब गई है। ठीक है, तो हमको पता है कि महाराष्ट्र में तो वर्ली पेंटिंग फेमस होती है और बिहार की क्या फेमस होती है? मधुबनी। राइट, तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो महाराष्ट्र गई होगी तो उसने वारली पेंटिंग लिया ही होगा। राइट, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। इसके बाद उसमें बिहार भी गई थी, तो बिहार जाएगी तो मधुबनी पेंटिंग लेगी। तो ये और ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। ठीक है, और जब वो पंजाब गई होगी तो उसने फूलकारी चित्रकला लिया होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। तो इस प्रकार से आप कॉमन सेंस लगाकर भी अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अ न्यू बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट जॉइन्स योर क्लास विच predominantly has local students. You want to use this an opportunity to teach student about adaptation. तो देखो ये क्वेश्चन ना बार बार आया हुआ है। ओके, कि आपकी क्लास में एक बच्चा है तो जो दूसरे कंट्री से आया हुआ है, तो सारे बच्चे जो है इसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप उनको डील करोगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहेंगे। नियम थोड़ी सिखाएंगे हम बच्चों को, राइट? जब बच्चे चिढ़ा रहे हैं तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसमें उन्हें कैसे संभालना के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा भी नहीं करना, ये भी गलत। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा कि टीचर क्या बोलेगी बच्चों को कि भाई ये खुद ही दूसरे प्लेस से आया हुआ है तो उसे एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा समय देना चाहिए, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी 10 में भी आया था, 10 जनवरी, 11 जनवरी में भी आया है और आज है 12 जनवरी, और ये क्वेश्चन 12 जनवरी को भी आया है। तो चैट में जो GIF होता है ना, GIF, इसके हेल्प से हम लोग बिना कुछ टेक्स्ट किए, बिना कुछ बातें किए, बिना कुछ आवाज़ किए बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली
अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये वाला क्वेश्चन भी लगता है सीधे का सीधा ही उठा दिया गया है। ओके, ऐसा ही लग रहा है कि पूरा का पूरा ऐसे ही उठा दिया गया है। बच्चा जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ओके, मतलब संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, ऐसा कौन सा अभ्यास आप बच्चों को दोगे कि बच्चा जो है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग करेगा। ठीक है, तो ये वापस से पूछा गया था, इसमें बच्चा ड्राइंग बनाने को देंगे या अंतर समझाने के लिए कहेंगे या चार्ट बनाने के लिए कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग कम करेगा जब वो नदी के पानी के रंग से पहचानेगा कि जो पानी है वो कितना ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चा खुद एक्टिव होके करेगा ना, ये चित्र बनाना, अंतर समझाना, चर्चा करना, ये सब काम की एक्टिविटीज़ नहीं होती है। जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व रहता है वो वाली एक्टिविटी सबसे बढ़िया होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। ये तो वापस से सेम वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मतलब ऐसा टॉपिक, ऐसा कौन सा उदाहरण आप लोगे बच्चों के लिए जैसे बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा व्यस्त रहे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रहे, वो कौन सा एग्जाम्पल रहेगा बताइए। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे, या फिर शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र जो है पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं, या जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं, या एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषित शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। तो ये लिखना विखना तो नहीं होता है। ठीक है, तो 79 का सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स इन पेयर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? ठीक है, मीन्स व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विथ रिस्पेक्ट टू अ लेसन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये भी क्वेश्चन सेम है, कहीं मैं आपको सेम पेपर तो वापस सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। तो वाटर को किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है, एक अच्छा एग्जाम्पल बताना है। ओके, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना, छात्रों को एक लघु संचाली सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो ये दर्शाए कि किसान पानी पर अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयोग नहीं है उन पर चिपकने के लिए स्टिकर बनाना, स्टिकर तो हमें बोलना ही नहीं है, राइट। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, किस प्रकार से बचाया जा सकता है पानी को? जब बच्चा जो है अपने परिवार के घर के साथ ही बैठकर चर्चा करेगा कि आप लोग कितना पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा हम कम पानी के इस्तेमाल से भी अपना डेली मर्रा का जो रोज़मर्रा का काम है उसको हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो सही होगा। ठीक है, और ये सारे एक्टिविटीज़ तो है वापस पूछे हुए एक्टिविटीज़ ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है ना बहरेपन और गूंगापन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा पूछता है हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन होगा? ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे क्लासिक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा सुन नहीं सकता। ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा है जब हमको, तो हम तो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा होगा? कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते, तो
तो आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको सावधान या सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये तो हम गलत चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को, राइट? ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्या और शारीरिक चुनौतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ये भी गलत है, राइट? सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना एकदम सही है कि सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, बाधाएं होती है, सब में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। किसी में कोई बच्चा सुन सकता है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो हमें सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है 81 के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। अजेरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर जो है ना, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? अजरा बोलती है आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर बोलता है हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। सॉरी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। अजरा बोलती है जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आएगी। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है ना वह शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? ठीक है, तो शाहमीर के जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए कौन सा प्रश्न मदद करेगा उसको? ठीक है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है और आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और उसे ग्लोब कहेंगे? तो सही क्वेश्चन क्या है, किसके वजह से बच्चा जो है ना सीख पाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारे के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चा जो है अपना डाउट को क्लियर करेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है? छात्रों को पता चलेगा कि नदियाँ पर बांध कैसे बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? फॉर द टॉपिक डैम बिल्ट ऑन रिवर विच ऑफ दिस इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? छात्र जो है ना उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ा। मात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, या फिर जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र जो है ना स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ना कि छात्र उन नकारात्मक प्रभावों के सूचीबद्ध करेंगे जिसका बांध के दौरान निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ा। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना सही है। चलिए देखते हैं 84 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हुए अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। तो आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, तो इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिसकी मात्रा सीमित है? ओके, मतलब बच्चों को पहले से बोल दिया गया है कि ये जो चार्ट पेपर है वो कम है और जितना दिया गया है उतने में ही आपको
करना पड़ेगा अपना। तो कैसे करेंगे? सबसे कम मदद करेगी कौन सी विचार जो है सबसे कम मदद करेगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखो, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना, उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या पर तुलना करने के लिए कहना, इतना मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हमें सिर्फ ये जानना है कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कौन से टॉपिक में हमें चार्ट पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला। एक्सपेरिमेंटेशन अलाउज अस टू प्रोवाइड कंक्लूजन दैट आर स्पेसिफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। चलो, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। कोई भी प्रयोग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक विशिष्ट निष्कर्ष तक तो पहुंच ही जाते हैं, राइट। तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, ठीक है। यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, या फिर आसपास के तापमान और पानी की वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, या फिर एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, या फिर यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। ओके, सो 85 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चले देखते हैं अब 86 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेवेंट एज ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेड एंड अक्वायर्ड ट्रेड्स। मतलब कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? ऑफ कोर्स पाते हैं। आप किसी अन्य जीव के किस प्रकार से भिन्न हैं? जीव से तो भिन्न रहेंगे ना, क्योंकि हम लोग क्या हैं? इंसान है, राइट। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है? यस। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी जो हेरिडिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है। जो माता पिता होते हैं उनकी ही जो हेरिडिटी होती है वो सेम होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। 86 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। शैक्षिक उद्देश्य। छात्र जो है ना फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो 87 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th वन कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? ये बच्चे के लिए सबसे सोचने वाला बात है, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके? अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? या फिर खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। अ टीचर यूजेज एन ऑनलाइन रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स एनिमेटेड वीडियो ऑन नेचुरल डिजास्टर लाइक volcanoes and the earthquake and the landslide. So for understanding which of the below can this tool be best used compared to textbook and the other resources? ठीक है, तो एक टीचर जो है ना, एक जो शिक्षक है एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है
प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सिखाने के लिए, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में संसाधनों का उपयोग सबसे बेहतर है, ठीक है। तो इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इसलिए ऑनलाइन क्लास ज़रूरी है, या इन घटनाओं के कारण क्या क्या हुआ इसलिए ज़रूरी है, या पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय, ठीक है। तो इन घटनाओं के कारण इन घटनाओं के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से ये आते हैं, ये सबसे बेहतर उपाय होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। टीचर जो है क्लास में बच्चे को फूड कैसे बचाया जाए इसके बारे में मतलब पढ़ाना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, जैम, कर्ड, घी या फिर पापड़, बताइए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, जैम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कर्ड और जो घी है सब तो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और जैम क्या, फ्रूट्स के माध्यम से हम लोग जैम बनाते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वाला। सुश्री देबोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। मीन्स देखो, मिस्टर देबोज्योति इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट using example of the community. So which is the best example for the concepts? A post office, एक परित्यक्त इमारत, एक किराने की दुकान या एक नाली। तो एक किराने की दुकान जो है सही एग्जाम्पल रहेगा बच्चे को सिखाने के लिए, एक सही उदाहरण है समुदाय के बारे में बच्चे को बताने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है खाने पीने के बारे में। द मोस्ट लाइक्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स ऑफ कंट्री इज़ इडली वड़ा, डोसा, सांबर या कोकोनट चटनी। तो कौन से लोग हैं जो ये सारे खाने को खाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का फेमस है, ओके। सो जो 2 स्टेट्स हैं वो है हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओके। गुजरात में बिल्कुल भी ये फेमस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। गोवा और केरला में भी फेमस नहीं है, उड़ीसा में भी फेमस नहीं है। तो आप खुद ही देखो, खुद ही कट करोगे तो भी आपको आपका सही आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ओके। चलिए देखते हैं 62 वाला। इफ़ अ पर्सन ट्रैवल्स बाय शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया बाय ट्रेन, द स्टेट विच द ट्रेन इज़ नॉट लाइकली टू कम। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन ना कल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, बस यहाँ पे मुंबई के जगह पे क्या था, दिल्ली लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, मतलब कौन सा यूनियन टेरेटरी को आप नहीं टच करोगे, या फिर स्टेट, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। सही आंसर क्या होगा 62 का, ठीक है। तो आप मुंबई से जा रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, मुंबई से आप जाओगे तो आपको गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, और उसके बाद आएगा आपको हरियाणा, आपको पंजाब नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पंजाब तो है वह हरियाणा से भी ऊपर पड़ता है, और जब आप खुद ही हरियाणा पहुंच जाओगे, चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, तो आप पंजाब काय को जाओगे, नहीं जाओगे ना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ द 63 वाला, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ गर्ल इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर इन अ कैंप। आई हैव कम फ्रॉम अ सिटी विच इज़ अ हिली एरिया, ठीक है। तो एक बच्ची जो है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, लड़कियों का ग्रुप है, और ये लोग आपस में ही, मतलब ये लोग कैंप करने गए हैं, और वहाँ पे फिर वो लोग बातें करते हैं कि मैं ऐसी एरिया से आई हूँ जहाँ पर जो एरिया है वो हिली एरिया है,
आर प्लेस इट रेन्स हैवीली, हमारे प्लेस पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाता है, ठीक है। और वेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन सन, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हम सन के नीचे बैठ जाते हैं। और जो हमारे घर होते हैं ना वो पत्थरों के बने होते हैं और वुड के, लकड़ियों के बने होते हैं। तो बताना है कि वो जो लड़की है वो कौन से सिटी की बात कर रही, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। कहाँ की बात कर रही है वो बच्ची बात कर रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का ही जो घर होता है वो कैसा होता है, पत्थर का भी होता है और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला, जो कि मैथ्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम अंत में करेंगे और क्योंकि उसमें दूरी वगैरह सब निकालना होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 वाला। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 2 एनिमल्स वेयर फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। आपको ऐसे 2 एनिमल्स को टिक करना है जिसके जो आगे के टीथ है ना, दांत जो है, जब तक उसकी लाइफ है तब तक उसके दांत जो है बढ़ते रहते हैं। ओके, सो दे हैव टू कीप ग्नोरिंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम द बिकमिंग टू लॉन्ग। ओके, तो जो लीजर्ड होता है इसका इतना बड़ा दांत तो होता नहीं, कॉमन सेंस की बात, ये तुरंत कट हो जाएगा। ये भी हम पे भी लीजर्ड दिया है, उसके भी इतने बड़े दांत नहीं होते हैं। स्नेक, भाई स्नेक के दांत होते हैं क्या? इसके दांत तो होते हैं ऐसे डसने के लिए होते हैं, राइट। जो रैट एंड जो स्क्वेरल होता है ना, चूहा और स्क्वेरल को क्या बोलते हैं हम लोग, गिलहरी, यस। गिलहरी के जो दांत होते हैं ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, जब तक इनकी लाइफ रहती है ना तब तक इनके जो दांत होते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा अपने दांतों का ही इस्तेमाल करते हैं कोई भी सामान को चबाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना सही है। ओके, अब देखते हैं 65 वाला क्वेश्चन, 66 वाला, सॉरी। कन्नौज इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्तर। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो कन्नौज जो है वो डिस्ट्रिक्ट है भाई, एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, और जो कि इंडिया में ही आता है और इत्तर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये कौन से स्टेट का हिस्सा है, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 50 बार आ चुका है। सही आंसर क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। सैंड डन्स आर फाउंड इन। जो सैंड डन्स है ना वो कहाँ पाए जाते हैं? ओके, अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड में, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन राजस्थान या फिर अबू धाबी एंड अफ़गानिस्तान। ओके, तो जो सैंड डन्स है ना वो कहाँ पाए जाते हैं? 67 का आंसर है हमारा अबू धाबी एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। अबू धाबी में पाए जाते हैं सैंड ड्यून्स, पता ही है आप लोगों को, जो रेत के टीले होते हैं वो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट 68 वाला। भोपाल इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ बैंगलोर एंड गांधीनगर इज़ ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। द डायरेक्शन ऑफ बैंगलोर विथ रिस्पेक्ट टू गांधीनगर इज़। मतलब कि भोपाल जो है ना बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, ठीक है। गांधीनगर भोपाल के, अगर गुजरात की बात करें, और गुजरात के बाजू में ही क्या है हमारा, एमपी है, यस। गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। ओके, तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? ओके, तो साउथ पूर्व, क्या होगा इसका आंसर? साउथ, दक्षिण पूर्व, राइट। सही बताया ना मैंने, जैसे कि बेंगलुरु आपको पता ही है कहाँ पर है, नीचे की तरफ आता है, राइट। बेंगलुरु तो इस तरफ साउथ में आता है, ठीक है। तो भोपाल जो है ना, भोपाल समझ लो यहाँ पे आया, तो भोपाल जो है बेंगलुरु के ठीक
उत्तर में है, बेंगलुरु नीचे है तो ये उत्तर में है, सही बात है। गांधीनगर जो है ना भोपाल के ठीक पश्चिम में है, भोपाल के ठीक पश्चिम में गांधीनगर है, सही बात है। तो गांधीनगर के सापेक्ष में बताना, मतलब ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 69 वाला। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बारे में सही क्या है कथन, ये बताना है। यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, यह कॉपर और जस्ता का संभागी मिश्रण है। 69 का आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ब्रॉन्ज के बारे में सही चीज़ बतानी है, ठीक है। तो जब ब्रॉन्ज का कलर देखा होगा ना तो ये थोड़ा थोड़ा कॉपर के कलर की तरह ही होता है, ठीक है। सो इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर एंड टीन्स का के मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। मतलब जैसे कि इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। डज नॉट प्रोवाइड अ करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व करके हम नहीं रख सकते हैं, तो जिसका मतलब गलत चीज़ बताया हुआ है, एक जो है वो गलत है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि एप्पल का क्या बन जाता है, जैम। तो एप्पल को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं जैम बना के, राइट। जैसे कि मिल्क का क्या आएगा, पनीर। रॉ मैंगो पिकल, दाल पापड़। तो देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। बट ऐसा जो मिल्क है उसको अगर हम प्रिजर्व करके पनीर करके रखेंगे तो भी वो काफ़ी दिन तक नहीं चल सकता। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट फॉर दिस। ओके, तो मिल्क का क्या आएगा, पनीर जो है वो सही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। 71 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो वो कौन से स्टेट की बात हो रही है वो आपको बताना है। ओके, तो जहाँ पे मतलब टेंट में जो लोग रहते हैं ना उस टेंट को रैबो बोलते हैं और जहाँ पे जानवर रहते हैं उसको बोलते हैं लेखा। तो वो कौन से स्टेट की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लेह और लद्दाख। सही आंसर क्या है इसका, तो ये लेह और लद्दाख की बात हो रही है, ठीक है। जानवर को रखते हैं और यही लोग क्या करते हैं, पश्मीना जो भेड़ होती है उसको भी वो लोग रखते हैं और फिर उससे वूल निकालते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। इन आर कंट्री देयर आर हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी। तो देखो इससे पहले अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूँ तो इसमें पूछा गया था इन आर इंडिया देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, ठीक है, कितने स्टेट्स हैं वो पूछा गया था। अब इसने पूछा गया है कितने यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो फिर करेक्ट आंसर इज 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज़ द सही, 8 यूनियन टेरिटरीज। देखो पहले कितने थे, 7 थे ना, तो इसके बाद पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, तो उसमें से जो लेह लद्दाख है उसको अलग कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया, राइट। फिर 9 बन गए, राइट। 9 बनने के बाद उसमें से दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली को एक में ही कर दिया गया, तो ये वापस से 8 हो गया, ठीक है। टोटल कितने हैं, 8। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई लोग 7 को टिक लगाते हैं, कोई लोग 9 को लगाते हैं, 8 को कोई भी नहीं लगाता, बट करेक्ट आंसर क्या है, 8 ही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। अभी इसमें आपको ये ढूंढना है कि 3 स्टेट्स बताना है जो कि अरेबियन सी के कोस्टल एरियाज़ में पड़ते हैं। जैसे कि अरेबियन सी कहाँ पर है,
अरेबियन सी देखिए इस तरफ है ना अरेबियन सी, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए केरला आपका पड़ेगा इस तरफ, कर्नाटका भी इसी तरफ पड़ेगा, महाराष्ट्र भी इस तरफ पड़ेगा। मतलब आपको सही आंसर तुरंत ही मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वही आपका सही आंसर है, ठीक है। देखो गुजरात तो इस तरफ पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि गुजरात तो हमारा इस तरफ है, राइट। अब फिर गुजरात अगर पड़ता भी है क्योंकि इस तरफ ही है तो महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ पे तेलंगाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे उड़ीसा नहीं पड़ेगा, तो ये खुद ही अपने आप में तुरंत गलत आंसर हो जाते हैं। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 नहीं 74 वाला। चाऊ इज़ द फोक डांस फॉर्म ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ। तो छऊ एक नृत्य है, आई एम सॉरी। तो छऊ एक नृत्य है, वो किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है ये बताना है। छऊ उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिज़ोरम, ठीक है। तो कहाँ का है ये छऊ? ये छऊ है आपका छ से छत्तीसगढ़। सो आंसर इज़ द छत्तीसगढ़। ओके, ये याद रखिएगा, नया डांस फॉर्म पूछा गया है। अब देखते हैं 75 वाला। ओके, 75 वाला क्वेश्चन जो है ना केचुए के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। केचुए जो होते हैं ना खेतों में छेद बनाते हैं, जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं, सही है। ओके, केचुआ जो होते हैं ना खेत में छेद बनाकर ज़मीन को पोली बनाते हैं। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केचुआ का मल मृदा को उपजाऊ बनाता है। ओके, सो ए, बी एंड डी तीनों सही है इसके बारे में 75 के लिए। ए, बी, डी सही है, सिर्फ सी सही नहीं है, क्योंकि केचुआ जो है खरपतवार से कैसे ही बचा पाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी मतलब कि 4th वन इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 76 वाला। द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फ़ायदे। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फ़ायदे क्या होंगे? विद्यार्थी जो है ना कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। ओके, एक बार अभी द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है, 76 का जो सही आंसर है वो है आपका ए, बी एंड डी, ठीक है। चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, बाकी सारा सही है, ठीक है। अगर हम लोग मिश्रित लर्निंग मोड से बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है ना कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है, बच्चों को बातचीत करने को मिलेगा, गतिविधियों को शेयर करेगा। सो ए, बी, डी इज़ द करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? विद्यार्थी जो है किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक जो है और शिक्षार्थी विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, या फिर शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। ओके, तो देखो इसका सही जो आंसर है ना ये है शिक्षक और विद्यार्थी जो है ना वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। ओके, जब उनको बात करना है तब वो बात करने में
सक्षम रहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। स्वाति जो है ना कक्षा 4 की ईवीएस की शिक्षिका हैं। इन्होंने कई तरह के पौधे जैसे कि घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाता है और सभी पेड़ पौधे के आकार, तनों, पत्तों, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी करती है। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। ओके, तो डैश की तरफ है, किस तरफ वो ध्यान आकर्षित करना चाहती है? पौधों के भागों की तरफ, पौधों और पेड़ों के बीच के अंतर की तरफ, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, या फिर मानव के लिए पौधे का महत्व। ओके, किस तरफ वो बच्चे को ध्यान आकर्षित कर रही है? तो पेड़ पौधों के वर्गों के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ। ओके, ऑब्जर्व वेरिएशन प्रेजेंट विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में कितने सारे वेरिएशंस होते हैं, उस कैटेगरी को समझने के लिए और समझाने के लिए अलग अलग वीडियोस वगैरह वो दिखाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। While teaching theme food, Rita, an EVS teacher, asked her class 5 students to conduct survey about different ways in which food preservation methods are followed in different neighboring households. The most appropriate objective of this survey will be। तो देखो, टीचर जो है ना क्लास में एक फूड टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाली है। तो रीता क्या बोलती है अपने 5th के बच्चों को कि तुम्हारे जो नेबर लोग हैं ना, नेबरिंग जो लोग हैं ना, वो खाने को प्रिजर्व करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं, उसके बारे में आपको सर्वे करना है। ओके, सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, तो उस सर्वे का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक स्टूडेंट्स सेंसिटिव टूवर्ड्स डिफरेंट पीपल, बच्चे को सेंसिटिव बनाना है दूसरे लोगों के प्रति। टू असेस स्टूडेंट्स कंपिटेंस इन कंडक्टिंग सर्वे, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिटी, या टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ कम्युनिटी। ओके, तो सही इसका आंसर क्या है? So option number A, C and D means option number 2 is the correct. ओके, बी वाला करेक्ट क्यों नहीं है ये देखते हैं। सर्वेक्षण करने के कौशल और क्षमता का आकलन, हम लोग कौशल और क्षमता का आकलन करने के लिए बच्चे को नहीं दिए हैं। ठीक है, बच्चा तो खुद ही कौशल में है, उसके अंदर बहुत सारे कौशल हैं, तभी उसे वो कार्य दिया गया है। इसलिए बी इसका आंसर नहीं होकर ए, सी, डी सारे सही है, बाकी बी गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है उसके बारे में। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। विच ऑफ दिस आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करिकुलम। प्राइमरी स्टेज में कौन सा मतलब EVS पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको बताना है। ओके, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के उद्देश्य कौन से हैं? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या फिर विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना, या फिर पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, या फिर EVS के विभिन्न शिक्षण शास्त्रों को समझना। तो शिक्षण शास्त्रों को क्यों हम समझाएंगे, राइट। देखो, तो ए और बी जो है ना इसके लिए सही है। EVS क्यों है? क्योंकि हम बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण सबसे मिलजुल कर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पर्यावरण के संबंधित बच्चों को जागरूकता भी करना चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, बाकी तो ये सब सी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक EVS की शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए।
मतलब कि एक टीचर को ना अपने दिमाग में ये बातें रखनी चाहिए, ग्रुप्स टू मेक ग्रुप्स फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी कराना चाहती है टीचर क्लास के अंदर, तो उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए। मेक ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव लेवल, सारे बच्चे का लेवल के हिसाब से ग्रुप बनाना चाहिए। या फिर मेक ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू जेंडर, सेपरेट ग्रुप ऑफ और गर्ल्स एंड बॉयज़, ये तो बिल्कुल नहीं करना है भाई, ये तो खुद ही नेगेटिव है। मेक एज मैनी ग्रुप्स एज पॉसिबल फ्रॉम द होल क्लास, मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे सही आंसर जो लग रहा है 81 का ये है, ये 4th वन, कि हमें ऐसे ग्रुप बनाना चाहिए जो कोऑपरेटिव हो, जो पार्टिसिपेट करें सारे ग्रुप्स में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। ठीक है, 82 वाला चले देखते हैं। द नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में ईवीएस का नेचर कैसा है। ठीक है, मतलब ईवीएस का नेचर कैसा है, दैट मीन्स व्हाट, कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है। ठीक है, इंक्लूसिव है, कॉन्टेक्चुअल है, थीमेटिक है, या फिर इंटीग्रेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल, कॉन्टेक्चुअल, डिसिप्लिनरी क्यों होगा, राइट। हमें बच्चों को कभी भी डिसिप्लिन वगैरह में बांध के नहीं रखना है, राइट। तो जो क्लास है वो आपका होना चाहिए समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित। ठीक है, जो थीम है उसके आधारित भी होना चाहिए, और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। 83 वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वाइल चूजिंग स्टोरीज टू इंट्रोड्यूस ईवीएस कॉन्सेप्ट्स अ टीचर नीड्स टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। तो टीचर जो है ना, जब क्लास में बच्चों को कोई स्टोरी पढ़ा रही है, कोई स्टोरी इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो टीचर को अपने दिमाग में कौन सी बात रखने की ज़रूरत है। ओके, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार एवं मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑफकोर्स बहुत ही सही है इसके बारे में, राइट। पर इसके अलावा भी हमें और बताना है। तो देखिए, कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, किसी भी गलत फहमी को बढ़ावा दे ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। और कहानियाँ जो है ना ऐसी होनी चाहिए जो लिंग, जाति, धर्म, ये सारे चीज़ों के बारे में बात ना करे, इस सबसे ऊपर उठकर बात करे। मीन्स ए, बी एंड डी इज़ द करेक्ट है। कहानियाँ जो होती है वो मनोरंजन के लिए नहीं होती है। सो ए, बी, डी इज़ द करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। एन ईवीएस टीचर विल आस्क हर स्टूडेंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू इनकलकेट मैपिंग स्किल इन देम। मतलब कि ईवीएस की जो टीचर है वो अपने बच्चे को बता रही है कि बच्चा जो है कौन सा एक्टिविटी करेगा मैप सीखने के लिए, उसको मैप सीखना है तो कौन सी एक्टिविटी वो करेगा। लोकेटिंग कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ मैप, ड्राइंग अनस्केल्ड मैप, यूजिंग सिम्बॉल्स फॉर सेल्फ ड्रॉ मैप्स, या यूजिंग स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सल सिम्बॉल टू इंटरप्ट अ मैप। तो देखिए, अगर एक बच्चे को मैप सीखना है ना तो वो डायरेक्शन को ड्रॉ करेगा ही करेगा। इसके बाद अनस्केल्ड मैप, मतलब बिना किसी स्केल के मैप बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद सिम्बॉल ड्रॉ करेगा, राइट, यूनिवर्सल सिम्बॉल्स बनाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सारा इसका सही है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट 85 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। EVS teacher point out during the discussion that people of Rajasthan villages build their homes from locally available materials while people in cities like Mumbai buy materials like cement, bricks, glass and tiles to build houses. The learning outcomes
फॉर असेसमेंट ऑफ दिस डिस्कशन इज आर। मतलब कि टीचर जो है ना वो डिस्कस कर रही है क्लास के अंदर कि जो राजस्थान के लोग हैं ना वो जो अपना घर बनाते हैं तो उनके एरिया में जो चीज़ उन्हें मिलती है ना उसी चीज़ से, उसी मटेरियल से वो अपना घर बनाते हैं। पर वही दूसरी तरफ अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो सीमेंट और फिर इसके बाद जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंट होते हैं, ग्लास वगैरह, वो सब कुछ दूसरे स्टेट से लेके आते हैं और फिर बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या डिस्कशन का सिखाने का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। तो टीचर क्या कर रही है यहाँ पे? कंपेयरिंग करवा रही है और इसके बाद एनालिसिस भी करवा रही है। ठीक है, कि भाई देखो राजस्थान के लोग जो है जो उनके एरिया में मिलता है वो सेम मटेरियल को यूज़ करते हैं, बट मुंबई के लोग जो है अलग अलग मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग स्टेट से लेके आते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। ओके, एन EVS टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू फाइंड आउट द वेरियस एवरीडे एक्टिविटी ऑफ पीपल दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो मतलब EVS की जो टीचर है ना अपने स्टूडेंट से ये चाहती है कि एवरीडे की जो एक्टिविटी है ना उसमें लोग क्या करें, पानी का बचत करें, कंट्रीब्यूट टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का वेस्ट होने में कुछ कंट्रीब्यूट करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस में टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म रिलेटेड टू वाटर इश्यूज, विजिट टू अ नालाज, या इंटरेक्शन विद द फैमिली इन द नेबरहुड, या फिर एस्टिमेट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय द फैमिली पर डे। तो क्या करना है टीचर को? अगर पानी की बर्बादी को बचाना है तो इससे क्या पता लगाना पड़ेगा टीचर को? सबसे पहले कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा कितना पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 87 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? पाठ्य पुस्तक, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, या फिर रोल प्ले। तो देखिए प्राइमरी लेवल में बच्चों का वातावरण जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। एज एन EVS टीचर विच क्राइटेरिया विल यू कंसिडर टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस। ओके, मतलब EVS टीचर जो है ना एज एन EVS टीचर विच क्राइटेरिया विल यू कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सिलेक्टिंग टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी क्लास के टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करोगे? ओके, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखोगे अपने टेक्स्ट बुक में। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो कौन सा सही आंसर होगा 88 का? तो देखिए 88 का सही आंसर जो है वो आपका होगा कि जो बुक होगी आपकी उसमें किसी भी प्रकार का जाति और धर्म के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं होगा। राइट, और इसके बाद जो आपकी बुक है वो कैसी होनी चाहिए? आकर्षित होनी चाहिए। राइट, सो A एंड D इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 89 और फिर इसके बाद 90 और फिर ख़त्म हो जाएगा ये वीडियो। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच जेंडर स्टीरियोटाइप टू स्टूडेंट्स। तो कौन सा रिसोर्स जो है ना बहुत अच्छा होगा बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइप पढ़ाने के लिए? ठीक है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ, सफल महिलाओं की कहानियाँ, महिलाएं जो है स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण।
तो अगर बच्चा जो है 5वीं कक्षा का बच्चा है तो उसे जेंडर उदिवादिता सिखाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? ओके, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों में सर्वेक्षण करने के लिए भेजना कि जाओ और पूछो कि कितने लोग जो हैं वो आपके घर में मेंबर्स हैं और कितने लोग जॉब करने जाते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 वाला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका। और अगर मैं आपकी बात बताऊँ तो ये जो 11 जनवरी का पेपर है ना, यह 10 जनवरी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी अच्छा। मतलब जिसको भी ये 11 जनवरी का पेपर मिला होगा ना देने के लिए, वो पक्का पास हो गया होगा। ओके, एज एन EVS टीचर you have to give details of your students level and proficiency in process skill in his report card. Which reporting method will be the most appropriate? ठीक है, तो EVS टीचर हो आप और आपके बच्चे को आपको उसके स्टूडेंट्स का लेवल और स्टूडेंट्स के प्रोफिशिएंसी पर कार्ड बनाना है, तो कौन सा कार्ड सबसे अच्छा होगा? नैरेटिव रिपोर्ट्स, ग्रेड्स इन लेटर्स, रेटिंग स्केल या फिर ग्रेडिंग इन नंबर्स? सो ऑप्शन नंबर 3 जो है रेटिंग स्केल इज द करेक्ट आंसर। तो ये द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेज दैट शुड बी मेड बाय मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन्स विथ हैवी रेनफॉल। मतलब कि ऐसे गांव को आपको टिक लगाना है जिसके गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और उस गांव में बचने के लिए जो घर होना चाहिए ना, तो किस प्रकार से होने चाहिए? ओके, तो सपाट छत वाला बांस के घर होने चाहिए, या सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होने चाहिए, या बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले होने चाहिए, या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छत कटेली झाड़ियों की बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है किसी गांव में, तो वहाँ का घर कैसा होना चाहिए? बांस के खंभों के ऊपर बना होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। तो उस लेडी का नाम बताना है जिसने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, और जो एक वेट लिफ्टर भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी जो है ना, वो एक वेट लिफ्टर थी और उन्होंने ही 29 मेडल्स जीते थे इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, सो कर्नम मल्लेश्वरी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। द पीचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स इज़ फाउंड इन। मतलब कि जो पीचर प्लांट के बारे में बताना है जो कि फ्रॉग और इंसेक्ट्स को पकड़कर खा जाता है, तो वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम या फिर महाराष्ट्र? सो द करेक्ट आंसर इज़ मेघालय। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। ओके, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने में पैमाना दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 950 मीटर। ओके, तो यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 60.7 सेंटीमीटर है, तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? ओके, तो कितना बताया गया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 950 मीटर, तो 16.7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना? तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा 15.9 किलोमीटर। ओके, आपका आंसर क्या आएगा? 15.9 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला देखते हैं।
सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर हु लीड्स अ मॉनिटरिंग। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि जो ग्रुप का लीडर होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है कि कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक ग्रुप लीडर के अंदर, जो क्या कर रहा है, माउंटेनियरिंग को लीड कर रहा है। मतलब पर्वतारोही जो ऊपर जो पर्वत पे जाते हैं ना, तो उन लोगों को लीड कर रहा है। तो उसके अंदर क्या क्या लीडरशिप होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट है लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप टू द फ्रंट। ये क्या करेगा, अपने खुद आगे खड़ा हो जाएगा और सारे जो भी है उसके फॉलोअर्स उसको पीछे खड़ा करेगा। ओके, या आस्क दोज पार्टिसिपेंट्स टू स्टे बैक हु आर नॉट एबल टू क्लीम प्रॉपरली। जो प्रॉपरली अच्छे से क्लीम नहीं कर सकते हैं उनको बोलेगा कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो। ओके, इसके बाद हेल्प द पार्टिसिपेंट्स इन कैरिंग देयर बैग्स। या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको हेल्प करेगा उनका बैग उठाने में। या तो फाइंड अ सुटेबल प्लेस वेयर पार्टिसिपेंट में स्टॉप एंड टेक रेस्ट। या फिर पर्वत चढ़ते वक्त अच्छा प्लेस ढूंढेगा जहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स आराम कर सकते हैं। या फिर ऐसे जो लोग ठीक ठाक नहीं हैं, जो मतलब चढ़ते चढ़ते बीमार पड़ गए हैं या जिसके हाथ पैर में खरोच आ गई है, उन लोगों को ठीक से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और उन लोग के लिए खाना प्रोवाइड करेंगे। सो एज ए लीडर आप क्या करोगे, एज ए लीडर आप जो CDE है ये आपकी सही एक क्या है, पहचान है। राइट, CDE। आप ये तो नहीं, देखिए ये कोई लीडर नहीं करेगा कि आप मैं आगे आगे चलता हूँ तो मेरे पीछे पीछे चलो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। राइट, तो ये गलत हो गया। और ऐसा भी कोई लीडर नहीं बोलेगा तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तुम ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे हो तो तुम घर पे जाओ, ऐसा भी कोई नहीं करेगा। राइट, तो A और B तो पहले ही कट हो गया। सो ऑप्शन नंबर CDE मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा वृक्ष है ये आपको बताना है। इस वृक्ष की जो ऊंचाई है ना सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। मतलब जितना बड़ा दीवार होगा उतना बड़ा उसकी लंबाई होती है। इस वृक्ष की जो जड़ें होती है ना धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। इसकी जो जड़ें हैं तब तक नीचे जाएगी जब तक पानी ना मिल जाए इसको। या फिर ये जो वृक्ष है ना अपने तने में जल एकत्रित करते हैं। और ये जो वृक्ष है ना वो अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाए जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर मैं बात बोलूँ तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ओक ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, जिसे क्या कहते हैं, रेगिस्तानी ओक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये B तो बिल्कुल सही है कि जितनी इसकी जो जड़ें होती है तब तक अंदर जाती है जब तक उसे पानी नहीं मिलता। और ये क्या करते हैं अपने तने में जल एकत्रित करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और उसकी जो दीवारें होती है ना कमरों की दीवारों के बराबर होती है, ये भी सही है। सो ABC इज़ द करेक्ट। D इज़ नॉट करेक्ट। क्यों सही नहीं है D वाला, क्योंकि ये ना टीलों के पास नहीं पाए जाते, रेगिस्तानी वाले एरियो में ही पाए जाते हैं। और इसे कहा गया है रेगिस्तान के रेत के टीलों के पास पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, सो ABC मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द मैप ऑफ इंडिया विच कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया विद द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, then with respect of New Delhi the directions of the location of Kolkata will be। मतलब कि आप मैप में एक सीधा लाइन खींचते हो जो कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली और कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता को कनेक्ट करता है, तो आपको बताना है कि कोलकाता का डायरेक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो कोलकाता देखिए वैसे भी कहाँ इस तरफ पड़ता है कोलकाता। राइट, तो ये ऑलरेडी साउथ हो गया और ये वाला जो प्लेस है वो है ईस्ट। सो साउथ ईस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट फॉर 68।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। ग्रेगोर मेंडल वॉज अ मॉन्क हु डिड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years ऑन 28,000 पी प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्रीज। ठीक है, तो जो ग्रेगोर मंडल है उन्होंने 7 साल क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, और किसके ऊपर किया था? पी के ऊपर, जो मटर होता है ना उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और जो मोनेस्ट्री है जहाँ पे वो रहते थे उसी के गार्डन में ही फाउंड दैट द पी प्लांट्स हैव सम ट्रेड्स। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो पी प्लांट होता है, जो मटर का जो प्लांट होता है ना उसमें कुछ ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब कि कुछ हेरिडिटी होती है। ओके, जिसकी वजह से जो मटर का जो अंदर का जो बीज होता है वो सेम टू सेम ही होगा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच वॉज नॉट फाउंड बाय द मेंडल। ठीक है, तो जो मेंडल है ना उन्होंने क्या बोला था कि जो सीड्स होते हैं ना वो ग्रीन भी हो सकते हैं और येलो कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सही बात बोला है। सीड्स विच आर इधर रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं। तो ये भी तो ग्रेगर मेंडल ने बोला ही था मटर के बीज को लेकर। प्लांट्स आर इधर टॉल एंड शॉर्ट। जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये तीनों बात जो है ग्रेगर मेंडल ने बोली थी। कौन सी नहीं बोली है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स हैव सीड्स विद अ मिक्स्ड न्यू कलर्स मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये सही है 69 के लिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कोई बात भी नहीं बोली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला क्वेश्चन। और 70 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम अ बर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि उसके सर पे क्या होता है? क्रोन होता है। क्रोन मतलब पता है ना आपको, क्रोन होता है। एंड कॉइन्स ऑन द टेल, जो उसका टेल जो होता है उसमें कॉइन होता है। सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टॉय। मतलब कि पूरा जो बॉडी होता है वो मोस्टली ब्लू कलर से ही कवर्ड होता है, टॉप से लेकर टेल तक। ठीक है, तो वो कौन सा बर्ड है? सन बर्ड है या वीवर बर्ड है या पीकॉक है या बारबेट है? कौन है ये? तो ऑप्शन नंबर 2 जो 3 जो है पीकॉक इज़ द करेक्ट। राइट, उसके ऊपर में देखा होगा क्रोन्स भी होते हैं। राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। इंडिया जो है उसके कितने स्टेट्स हैं? 22 है, 25, 27, 28। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में? 28 स्टेट्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। निम्नलिखित का मिलान करना है। कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। ओके, तो देखिए पक्षी कौन सा हो जाएगा? उल्लू जो है वो पंछी हो जाएगा। सरीसृप मतलब जो रेंग के चलता है वो हो जाएगा हमारा कछुआ। ओके, कीट मतलब कि कीटाणु, कॉकरोच जो है एक कीट है। और स्तनधारी क्या हो जाएगा? चमगादड़। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है इसके लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन taking the shortest route, the state's union territory you are not likely to pass through is। तो आप पटना से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी आपको नहीं पड़ेगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर दिल्ली? तो देखो पटना से जाना है मतलब कि यूपी क्रॉस करना ही पड़ेगा। राइट, तो दिल्ली भी जाओगे आप और उत्तर प्रदेश भी जाओगे। राइट, और इसके बाद कहाँ नहीं जाओगे? तो हरियाणा में तो चंडीगढ़ है ना, तो पंजाब क्या करने जाओगे? हरियाणा पहले है, पंजाब इसके ऊपर है, तो पंजाब क्या करने जाएंगे आप? राइट, सो पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर। पंजाब आपको नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। अ ग्रुप ऑफ 3 डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मतलब मॉस्किटो से कौन से बीमारियां फैलती है? तो 3 बीमारियों के बारे में बताना है। तो सबसे इजी आंसर डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। ठीक है, ये जो तीनों बीमारी है ये फैलती है मच्छरों से। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है,
तो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स विच आर रिच इन आयरन। तो ऐसे 3 चीज़ों का नाम आपको नीचे टिक करना है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है, मतलब कि लोहा होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें खट्टी होगी, कॉमन सेंस की बात है, उसके अंदर क्या होगा, आयरन होगा। ओके, सो सही आंसर क्या है आपका, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। ठीक है, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। अ न्यू स्टूडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री ज्वाइन योर क्लास विच predominantly consist of local students. You want to use this opportunity to discuss practice in different cultures. ओके, तो देखिए आपके क्लास में ना दूसरे कंट्री से एक बच्चा आया है, जिसके वजह से आपके जो लोकल स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे ऐसे क्लास में, promote speaking and interpersonal skills in students, reduce prejudice and stereotype and value diversity, allow expressions of one's attitude towards other cultures, या realize how other cultures are much better than one's। तो हम तो ये तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारा कल्चर अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है, राइट, या तुम्हारे कल्चर से हमारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, ऐसा एक टीचर कभी भी नहीं बोलेगी, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, तो आप उसके स्पीकिंग स्किल को सही नहीं करने जाओगे उस टाइम पे, राइट। अलाउ एक्सप्रेशंस ऑफ वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर कल्चर। हमें बच्चों को दूसरे के कल्चर के प्रति संभावना, मतलब सद्भावना प्रकट करनी है, तो ये तो करनी ही है, बट सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, ये जो बच्चे के अंदर ये जो सोच आई है ना स्टीरियोटाइप वाली कि इसकी बोलने का विचार अलग है, खाने का स्टाइल अलग है, तो ये जो स्टीरियोटाइप सोच है हमें वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जूम ऐप। सबको पता ही होगा ना, जूम ऐप, लॉकडाउन के टाइम पे जूम ऐप बहुत ज़्यादा चल रहा था, राइट। सो जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। तो जूम ऐप जो है आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है ये, तो उसमें बिना बात किए हम कैसे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए जिफ्स इन द चैट, जब हम चैट में जिफ्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हाय लिखा रहेगा, राइट, कैसे हो, पूरा सब कुछ, हर एक चीज़ का जीफ आता है, खाना खा लिया का, पानी पी लिया का, कैसे हो, हर एक चीज़ का जीफ आता है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, बातें जो है वो हो सकती है बिना बोले। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यूजिंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स बीक टू आइडेंटिफाई द एडेप्टेशन ऑफ ईच बीक। देखो हमें कैसा करना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चे को कैसा बनाना है, हमें संरचनावादी बनाना है। तो बच्चा जो है संरचनावादी कैसे बनेगा, ओके, तो पंछियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूल की पहचान करना। तो सिर्फ चोंच का चित्र दिखा रहे हैं हम बच्चों को और बोल रहे हैं कि पहचान करो, तो ये तो सही नहीं है, राइट। सिर्फ फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना गलती है। जन्म देने वाले अंडे निष्पेक्ष वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, ये भी नहीं। देखो सबसे सही क्या होगा, बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग को लेके आना है। तो नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ठीक है। तो क्या मिलेगा उसको, नदी का पानी बेचारा वो कलेक्ट करेगा, अलग अलग नदी का पानी, और नदी के पानी के कलर को देख के पहचानेगा कि वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो पानी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बच्चा मतलब व्यस्त है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है।
वर्षा से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। या फिर पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना, या फिर इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट पे उतारे। ये श्यामपट्ट पे उतारे वाला बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे अच्छा अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो ये सबसे अच्छा होगा कि जो वर्षा में से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले जो चलचित्र है ना, देखने के बाद उसके अंतर के कारणों पर चर्चा करना, ठीक है। मीन्स डिस्कस द रीज़न फॉर डिफरेंस ऑब्जर्व इन व्हीकल्स आफ्टर वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री शोइंग व्हीकल्स ओवर द ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। इसके बाद 81 से लेकर जो 90 तक के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे PYQ जो है एक ही जगह पे मिल जाए। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। मीन्स what would be an authentic task with respect to a lesson on different raw material, asking students to role play how paddy is harvested and brought to the markets, या फिर asking students to walk around the school building and identify raw materials used in different objects, या फिर asking students to create a pencil stand for their desk choosing raw material they would like to use, asking students to take an old cotton clothes and repaint it with fabric paints to make a tablecloth for their home। देखिए, सबसे अच्छा अगर सही इसका आंसर है तो ये बच्चा जो है ना रॉ मटेरियल के बारे में कैसे सीखेगा, जब बच्चा खुद उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल स्टैंड बनाना है उसके डेस्क के लिए, तो वो रॉ मटेरियल को चूज़ करेगा और अपने रॉ मटेरियल के हिसाब से अपने पेंसिल स्टैंड को बनाएगा, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ओके, ये सबसे क्या है, एक ऑथेंटिक टास्क है बच्चे के लिए करके सीखना। सो यहाँ पे ये 80 वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।